नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। तो सितंबर महीने का ये हमारा तीसरा पार्ट है गिरिराज पत्रिका का। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियोस का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जितनी भी वीडियोज हैं ये सभी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट आयुष कोविड हॉस्पिटल विल बी बिल्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो भारत का पहला आयुष कोविड अस्पताल हिमाचल प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा। देखिए, तो अभी ये बात कही गई है कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में देश का पहला आयुष कोविड अस्पताल जो है वो बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये देश का पहला जो है वो कोविड हॉस्पिटल जो है वो होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए बनता है यहाँ से। अब यहाँ पर एक टर्म आप देख रहे हैं आयुष। इस आयुष टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? आयुष की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, ए स्टैंड करता है आयुर्वेदा के लिए, वाई स्टैंड करता है योगा एंड नेचुरोपैथी के लिए, और यू स्टैंड करता है यूनानी के लिए, एस स्टैंड करता है सिद्धा के लिए, और एच स्टैंड करता है होम्योपैथी के लिए। तो ये जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये इसकी फुल फॉर्म है आयुष की। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना कब की गई थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना जो थी वो की गई थी 9 नवंबर 2014 को। ये आप याद रखिएगा कि 9 नवंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना की गई थी। तो इतना इंपॉर्टेंट आप यहाँ से याद रखिए। नाहन में ये आयुष कोविड हॉस्पिटल खोला जाएगा और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब की गई थी आयुष की, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग अ पक्का हाउस अंडर द चीफ मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम। तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए कितनी सहायता दी जाती है? अब देखिए, ये जो मुख्यमंत्री आवास योजना है, इस योजना के तहत जो है पक्का मकान के लिए बनाने के लिए सहायता दी जाती है। तो कितनी दी जाती है? ये दी जाती है 1.50 लाख रुपये। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 1.50 लाख रुपए यहाँ पर सहायता दी जाती है। पहले इस योजना में जो है वो पक्का मकान बनाने के लिए, पक्का मकान जो बनाया जाता था उसके लिए 1.30 लाख की सहायता दी जाती है, परंतु अब सरकार ने इसको बढ़ा दिया है। अब इसको कर दिया गया है 1.50 लाख। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट योजना मैं आपको बताता हूँ जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है, वो है जनमंच योजना। ये जो जनमंच योजना है, ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 3 जून 2018 को। ये आप याद रखिएगा कि 3 जून 2018 को जनमंच जो था वो जनमंच योजना शुरू की गई थी। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द ईयर। तो हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ये क्यों न्यूज़ में आई थी, पहले तो आप इसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद बात करेंगे कि इसकी स्थापना जो थी वो कब की गई थी। अभी हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि शिमला में है, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन पर विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये आप याद रखिएगा कि ये एक विचार विमर्श कार्यक्रम जो था वो आयोजित किया गया था। हिंदी में इस यूनिवर्सिटी को कहते हैं हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। इसके जो उपकुलपति हैं वो हैं प्रोफेसर निष्ठा जसवाल। तो इस यूनिवर्सिटी को जो था वो स्टार्ट किया गया था, एस्टेब्लाइज किया गया था ऑप्शन सी 2016 में। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। और कब से इसने काम करना शुरू कर दिया था? तो 5 अक्टूबर 2016 में इसने काम करना जो था वो शुरू कर दिया था। इसके उप कुलपति के बारे में भी आपको पता चल गया होगा, प्रोफेसर निष्ठा जसवाल। ये भी याद नाम रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आई होप आपको नजर आ रहा है। ये है, ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग आर द नेम्स गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग।
निम्न में से किसे ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग नाम दिया गया है? ये क्वेश्चन जो था वो HAS 2020 अभी मतलब जो HAS हुआ उसमें जो था ये पूछा गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ विलेज खाप ऑफ मलाना। मलाना गांव की खाप पंचायत के उच्च सदन एवं निचला सदन जो होता है उसके लिए ये ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग शब्द जो है वो उपयोग किए जाते हैं। अब देखो इसके बारे में गिरिराज में कुछ बताया गया था। क्या बताया गया था? मलाना गांव की बात की गई थी। तो मलाना गांव में ये सब चलता है। ज्येष्ठांग जो होता है वो अपर हाउस को कहते हैं और कनिष्ठांग जो होता है वो निचला सदन होता है। इसको निचला सदन भी कहा जाता है और कोर भी इसको कहा जाता है। ये जो ज्येष्ठांग होता है इसके 11 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य जो हैं इसके पैतृक होते हैं। ये 3 सदस्य जो हैं इनके नाम है कारदार, पुजारी और गुर। इनमें से जो है वो गुर को जो है वो देवता द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये आपको किसके बारे में पता चला? ज्येष्ठांग के बारे में पता चला। याद रखिएगा कि 11 सदस्य ज्येष्ठांग में होते हैं। 11 सदस्य ज्येष्ठांग में होते, 3 सदस्य जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके साथ बात कर ली उनकी। अब उसके बाद जो कनिष्ठांग आता है, कनिष्ठांग को निचला सदन या कोर भी कहा जाता है। इसमें से जो है वो प्रत्येक घर से एक सदस्य जो है वो आता है जो प्राय घर का मुखिया या वयस्क होता है। ये सदस्य चौंतड़े के नीचे बैठता है। अगर मल्लाना गांव के बारे में आप बात करेंगे तो देखिए मल्लाना गांव के बारे में आपको पता है कि ये जो है ये सबसे पुराना गणतंत्र यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ की संस्कृति काफी पुरानी है। पुराने समय में जो था वो नगर से चंद्रखनी पर्वत होते हुए या फिर मणिकर्ण से पहले पार्वती नदी को पार कर दुर्गम जो स्थान था, दुर्गम रास्ता था, वहां से पैदल चला जाता था और यहाँ पहुंचा जाता था। इस गांव के आसपास कोई भी आबादी नहीं रहती है, यह बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ के जो मुख्य देवता है, यहाँ पर देवता का शासन चलता है। यहाँ के मुख्य देवता जो है वो है जमलू देवता। और यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उस बोली का नाम है कनाशी बोली। कनाशी बोली यहाँ पर बोली जाती है। लाहौल के जो देवता हैं राजा घेपन, राजा घेपन को जो है वो कुल्लू में मल्लाना के देवता जमलू का छोटा भाई माना जाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं ये जो मल्लाना गांव है इसके बारे में। मल्लाना गांव काफ़ी फेमस गांव है। जमलू देवता को यहाँ पर पूजा जाता है। ज्येष्ठांग, कनिष्ठांग, ये सब आपने जाना। तो ये सब चीज़ें आप इसके बारे में याद रखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है। आई थिंक HAS का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही ये आर्टिकल गिरिराज में आया था। यहाँ से इम्पोर्टेंट हेडलाइट्स मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ रेणुका प्रोजेक्ट इज। ये जो रेणुका प्रोजेक्ट है इसकी कुल क्षमता कितनी है? रेणुका प्रोजेक्ट जो है ये भी गिरिराज में आया था। इसकी बात कही गई थी कि ये जो रेणुका परियोजना है इस पर 6034 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। ये जो रेणुका प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी है ऑप्शन ए 40 मेगावाट। 40 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैं जल्दी से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए चिड़गांव मझगांव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो 60 मेगावाट का है, शिमला में है। कसांग स्टेज 4 किन्नौर में है, 48 मेगावाट का है। लुजाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चंबा में है, 45 मेगावाट का है। बड़ा खंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 45 मेगावाट का है, किन्नौर में है। जिस्पा डैम प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में है, 300 मेगावाट का है। त्रिवेणी महादेव प्रोजेक्ट मंडी में है, 78 मेगावाट का है। तो ये इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इनके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच ईयर कैप्टन विक्रम बत्रा वॉज ऑनर्ड विद परमवीर चक्र। कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र जो था वो कब दिया गया था? देखिए पहले न्यूज़ में क्यों था ये बात कर लेते। तो देखिए कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान के रहेंगे सदैव ऋणी, ये बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। तो इनको श्रद्धांजलि जो है वो एक तरह से दी गई है। इनकी जयंती थी, उस जयंती पर इनको श्रद्धांजलि जो है वो दी गई थी और इनको जो था परमवीर चक्र 1999 में दिया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 1999 में इनको ये परमवीर चक्र दिया गया था। कारगिल युद्ध में इनका जो योगदान था उसके लिए इनको ये परमवीर चक्र दिया गया था। इनके बारे में कुछ और बातें भी जानेंगे। ये जो परमवीर चक्र है ये हिमाचल में कितने लोगों को अभी तक दिया जा चुका है? तो हिमाचल में ये अभी तक 4 लोगों को दिया जा चुका है। ये 4 लोगों को अभी तक दिया जा चुका है। ये 4 लोगों के नाम भी इम्पोर्टेंट हैं कि इन 4 लोगों को जो दिया गया है ये कौन कौन से हैं।
4 लोगों में सबसे पहली बार जो परमवीर चक्र दिया गया था वो दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ये जो था ये कांगड़ा से बिलोंग करते थे। इनको 1947-48 में ये दिया गया था। दूसरे नंबर पर दिया गया मेजर धन सिंह थापा को। मेजर धन सिंह थापा जो है वो शिमला से बिलोंग करते हैं। 1962 में इंडिया चाइना वॉर जब हुआ था तो उस दौरान इनको ये दिया गया था। उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को तीसरे नंबर पर दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे वो 13 JAK राइफल से बिलोंग करते थे। इनको ये 1999 में दिया गया। ये कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। राइफलमैन संजय कुमार ये भी 13 JAK राइफल से संबंध रखते हैं। इनको भी 1999 में ही ये दिया गया था और ये बिलासपुर से संबंध रखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं इस पर परमवीर चक्र के बारे में, इनको याद रखिएगा। कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में तो आपको पता ही है लगभग, तो ये सब आप यहाँ से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंजैहली वैली इज सिचुएटेड इन, ये जंजैहली घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? जंजैहली घाटी की बात क्यों की गई थी पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये बात कही गई कि जंजैहली घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है। इस घाटी को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर जो है वो लाया जाएगा। ये बात जो है वो कही गई। ये जो जंजैहली घाटी है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ती है। ऑप्शन डी जो है वो सही है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये पड़ती है। एक और बात कही गई कि 25.5 करोड़ रुपया से इतनी लागत जो है वो लगाई जाएगी और ढीम कटारू में जो है, ढीम कटारू आई डोंट नो कहाँ पर है, ढीम कटारू में जो है वो सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा। और ये जो ढीम कटारू केंद्र बनाया जाएगा इसमें सभी जिलों की सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे जो है मिनी हिमाचल के दर्शन जो है वो किए जा सकते हैं। मिनी हिमाचल के दर्शन की तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा एक हिसाब से। तो ये सब आप याद रखिएगा। जंजैहली घाटी कई बार न्यूज़ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी? इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे संवैधानिक संशोधन ऐसा है जो सहकारी समिति से संबंध रखता है? तो सहकारी समिति से कौन सा संबंध रखता है? पहले न्यूज़ में क्यों था? तो ये बात कही गई है कि सहकारी सभाएं अधिनियम संशोधन कमेटी की बैठक जो है वो आयोजित की गई, इसमें ये बात कही गई। तो ये जो अमेंडमेंट है ये कौन सी अमेंडमेंट है? ये है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। ऑप्शन डी जो है वो सही है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये है। अब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये संबंध रखती है। अच्छा, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है इनसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डील करता है? तो ये जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है इनसे डील करता है पार्ट 9। पार्ट 9 आप याद रखिएगा, 9B, पार्ट 9B जो है इनसे डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में आप याद रखिए। अमेंडमेंट याद रखिएगा 2011 की ये अमेंडमेंट है। पार्ट भी याद रखिएगा कि कौन सा पार्ट यहाँ से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो 2020 निकाला गया है उसमें इंडिया का कौन सा रैंक रहा है? इसमें इंडिया का रैंक रहा है ऑप्शन सी 144, 144वां। ये रैंक इंडिया का रहा है 2020 में। एग्जाम में जो पूछा गया था वो कौन सा पूछा गया था? वो पूछा गया था 2019 का। 2019 में 140th रैंक जो था रहा था, 140वां रैंक जो था वो इंडिया का रहा था। अगर इस इंडेक्स के बारे में बात करें तो कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? फिनलैंड कंट्री ने जो है वो टॉप किया है। फिनलैंड कंट्री के बारे में आप याद रखिएगा, इस कंट्री ने टॉप किया है। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये 6 इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये 6 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? तो ये 6 इंडिकेटर्स जो है वो है GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, और उसके बाद अब्सेंस ऑफ करप्शन, और उसके बाद है जेनेरियोसिटी। तो ये 6 इंडिकेटर हैं जिनके ऊपर ये बेस करता है, जो इंडिकेटर्स रखे गए हैं। इसको रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको रिलीज़ किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर यूनाइटेड नेशन। ये इसको जो है वो रिलीज़ करता है। तो ये सब आप इसके बारे में याद रखिएगा। ये जो इंडिया जो हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन, शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 5 सितंबर को जो है
वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये शिक्षक दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है ये अभी आपको पता ही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, परंतु इस बार जो शिक्षक दिवस था, शिक्षक दिवस पर जो था हिमाचल के 17 शिक्षकों को अवार्ड दिए जाने थे। 17 शिक्षकों में से एक राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड था और 16 शिक्षकों को राज्य स्तरीय के अवार्ड जो थे वो दिए जाने थे। इन लोगों का चयन किया गया है, परंतु 5 सितंबर को ये कार्यक्रम नहीं हुआ। ये कार्यक्रम जो है ये कब होगा? ये कार्यक्रम होगा 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। उस दिन ये कार्यक्रम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। नेशनल टीचर डे 5 सितंबर को, वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को। इस तरह से आप याद रखिएगा इन दोनों टीचर्स डे को। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, उससे पहले वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है द 14th एडिशन ऑफ नेशनल मंगोलिया इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज हेल्ड फ्रॉम 5th to 18th अक्टूबर 2020 एट। भारत और मंगोलिया का जो 14वां संस्करण हुआ है 5 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2019 तक, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? मिशन एचएएस का जो पिछले कल का पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था। एक और बात यहाँ से याद रखिए कि हम जो है मिशन एचएएस की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।